आइए अब आगे बात करें, है ना। हो गया, यहाँ तक लिख गया सबका। जूम वाले जो भी हैं उन सबको भी लिख गया। आइए इधर देखिए, बोर्ड पे देखते हैं। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं। तो भैया ये चार कांस्टेंट मिल गए। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं? आइसोट्रॉपिक की डेफिनेशन से, होमोजेनस की डेफिनेशन से, हुक्स लॉ की डेफिनेशन से, पॉइजन रेशियो की डेफिनेशन से। और अब जो मैं बताने वाला हूं, इसमें आप जब क्वेश्चन करने जाओगे तो एक दिन लग जाएगा क्वेश्चन करते करते। इतने क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं अगर मैं इन सारे एग्जाम्स को कंबाइन करके देखूं। ठीक है, ध्यान से सुनिए। फॉर आइसोट्रॉपिक मटेरियल, फॉर आइसोट्रॉपिक मटेरियल, आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए इन चारों के बीच में क्या रिलेशन है, अब हम ये निकालने की बात करने जा रहे हैं। निकाले विकाले कुछ नहीं, ये याद करना है। ठीक है, ये अब मैं आपको इन चार कांस्टेंट के बीच में तीन रिलेशन देने जा रहा हूं जो आपको याद होना चाहिए जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। समझ में आ रहा है? उसके बाद तो चाहे जो करो। ठीक है, तो भाई E इज इक्वल टू 2G1 प्लस न्यू, E इज इक्वल टू 3K1 - 2 न्यू, और E इज इक्वल टू 9kg3K+G। ठीक है, ये तीन इक्वेशन आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। और यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन आपको जो पूछा जाता है वो केवल फॉर्मूला पूछा जाता है। फॉर्मूला बताओ, इधर का उधर करके पूछ लेता है। समझ में आ रहा है? आप इस फॉर्म में याद रखिए और इधर का उधर करके कर लेंगे। जैसे अगर मैं यहां से आपको बोलूं कि बताओ इनमें से कौन से चार ऑप्शन सही होंगे, तो G = E/2 1 + न्यू, इसको चुनने में कोई शंका तो नहीं होगी। इसको उठा करके हमने नीचे भेज दिया है। बताइए, तो सबसे पहले ये तीन चीजें, तीन फॉर्मूले आपको क्या करने हैं, इसको मेमोराइज करना है। समझ में आ रहा है? अब यहां से इतने सवाल बनते हैं, इतने सवाल बनते हैं जिसका जवाब नहीं है। आइए हम शुरू करते हैं। ठीक है, हम शुरू करते हैं। ये सब तो नोट ही हो गया होगा। आइए, तो सबसे पहला सवाल यहां पे आपको मिलता है, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन आइसोट्रॉपिक मटेरियल। आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने होते हैं? ठीक है, सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले मतलब समझते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या मतलब होता है। तो एक बात बताइए, अगर आप इन तीन इक्वेशन को देखें, ये तीन इक्वेशन कितने वेरिएबल्स के बीच में है साहब? ये तीन इक्वेशन हमारे इन चार वेरिएबल के बीच में है ना। अब एक चीज देखिए और महसूस करने की कोशिश करिए, अगर इन चार में से मैं किसी दो की वैल्यू आपको दे दूं तो बचे दो आप निकाल सकते हो क्या? देखो निश्चित चार बता रहे हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है कि किसी गिवन सेट ऑफ इक्वेशन में मिनिमम कितने वेरिएबल्स आपको बता दिए जाएं ताकि बचे वेरिएबल आप निकाल सको, है ना। अब आपको ये सोच के बताना है कि इन चार में से कितने वेरिएबल आपको बता दिए जाएं कि बचे दो आप निकाल लो। बताए, बोलिए, तीनों इक्वेशन का यूज करके। क्या आप इस बात को महसूस करते हैं कि कोई भी इनमें से, इन चारों में से कोई भी दो दे दिया जाए तो बचे दो आप निकाल सकते हो? आइए एक बार और देखिए, ध्यान से देखिए। कोई भी दो आप चुनिए, कोई दो चुनिए। बताइए, कोई दो चुनिए। जितेंद्र आप तीन बोल रहे थे, कोई दो चुनिए। इन चार में से आप बचे दो निकाल लोगे। जैसे चलो आप नहीं चुन रहे, मैं चुन लेता हूं। ठीक है, क्वेश्चन बनता है। कैसा क्वेश्चन बनता है? यहीं से क्वेश्चन बना देगा आपको कि E = 200 GPa। ठीक है, E हमारा 200, ये 10 बार यही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, याद हो जाता है। लोग जब प्रैक्टिस ऐसे करते हैं, ये 200 और 80 ये याद हो जाता है। स्टील के लिए होता है। ठीक है, स्टील की प्रॉपर्टी देखिए, जब ये सब्जेक्ट बना था ना, तो ये सब्जेक्ट अंग्रेजों के जमाने में बना था। ठीक है, और वहां से पूरा ये काम स्टील के ऊपर था। ये सब्जेक्ट ही स्टील के लिए बना है, स्ट्रक्चर्स के लिए बना है। अगर आप विदेशों में कभी इस सब्जेक्ट को देखेंगे, ठीक है,
तो विदेशों में सब्जेक्ट का नाम होता है स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो ई और जी, ठीक है, अगर ई और जी है मेरे पास तो मुझे क्या बचे, दो निकालने, म्यू और के। क्या हम निकाल सकते हैं? आइए, ई इज इक्वल टू 2g 1 + न्यू, है ना। रखिए वैल्यू रखिए, ई हो गया 200, 2 इंटू 80 1 + न्यू। क्या इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप न्यू निकाल लोगे? बोलो, निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? कितना आ जाएगा भाई? 5/4। देखो कैलकुलेशन, 200/160 यानी कितना हो गया? 5/4 हो गया। ये ठीक बात है कि नहीं ठीक बात है? कैसे? 0 0 काट दो, 20/16, 20/16 मतलब 5/4, है ना, -1, है ना। भाई देखो कैसे कैलकुलेशन, 200 के नीचे आया 160, 1 + म्यू, तो 1 इधर भेजा यानी कितना हो गया? 1/4। कैलकुलेटर एग्जाम में मिलेगा नहीं, है ना। तो बिना कैलकुलेटर के कैलकुलेशन करने की क्या करनी पड़ेगी? आदत बनानी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? तो कितना हो गया? 0.25। क्लियर है? पॉइजन रेशियो निकल गया। बोलो, है ना। अगर पॉइजन रेशियो आपके पास है तो आप क्या इक्वेशन लगा सकते हो? E इज इक्वल टू 3k 1 - 2 न्यू, है ना, लगा सकते हैं। तो E कितना है? E है 200 इज इक्वल टू 3k 1 - 2 न्यू, तो 2 इंटू 0.25 यानी 0.5 हो गया, है ना। तो 1 - 0.5 हो गया, यानी k बराबर कितना हो गया? 200 इंटू 2/3। ये सुनो, यानी कितना हो गया? 400/3, है ना। 400/3 मतलब कितना हो गया? ये हो गया 133.33। ये सुनो, बोलिए, बोलो। आती है छोटी छोटी कैलकुलेशंस, है ना, सीखनी पड़ेगी, एकदम से नहीं होता है। आज ही सोचेंगे कि तो तेज कर, अरे सर तो 13 साल से यही काम कर रहे हैं, सर को तो वैल्यू ही याद है, कैलकुलेशन ही नहीं कर रहे हैं सर, तो सच्चाई जो बताए। समझ में आ रहा है? तो आप इन सब चक्करों में मत पड़िए, 2 4 क्वेश्चन करेंगे तो आ जाता है। ठीक है, थोड़ा बेसिक दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। ये चीज आज नहीं होगी, ये प्रैक्टिस के साथ होगी, लेकिन करना पड़ेगा। ओके, देन ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ये आपके इसी लेवल का क्वेश्चन है। मेरा सवाल फिर से, अगर मैं आइसोट्रॉपिक मटेरियल में नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करूं तो वो 2 होता है, ये आपको समझ में आया, है ना। कोई भी 2 की वैल्यू हो, हाँ राकेश, गेट में तो कैलकुलेटर अलाउड है ना। गेट में कैलकुलेटर इज अलाउड, है ना। गेट एग्जाम के लिए कैलकुलेटर अलाउड, ये आपको गेट में भी काम आएगा, है ना। उसमें गेट के लिए मतलब सारे एग्जाम्स के लिए है ये वैसे तो, है ना। गेट में कैलकुलेटर अलाउड होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। आओ, तो ये समझा हम सबको, कोई दिक्कत की बात? कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल बेटा कितने हो गए? आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हुए? आइसोट्रॉपिक के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए 2। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए, एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल, और एक और होता है ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल, इसको भी बहुत पूछा जाता है। एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल है ना, ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल। तो जो एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल होते हैं, अब बताओ ये होते क्या होंगे, अगर इसको डिफाइन करना हो तो क्या? बोलो, आइसोट्रॉपिक का उल्टा। ठीक है, अगर एनाइसोट्रॉपिक को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? आइसोट्रॉपिक क्या होता है? जिसकी प्रॉपर्टी डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होती है। तो ये क्या होता है? जिसकी प्रॉपर्टी डायरेक्शन से डिपेंडेंट होती है, मतलब अगर डायरेक्शन चेंज हुई तो इलास्टिक प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो एनाइसोट्रॉपिक क्या हो गया? ये हो गया डायरेक्शन डिपेंडेंट। क्या हो गया? डायरेक्शन डिपेंडेंट। आइसोट्रॉपिक क्या होता है? डायरेक्शन इंडिपेंडेंट, मतलब डायरेक्शन को चेंज करने से, डायरेक्शन को चेंज करने से आपकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। और एनाइसोट्रॉपिक में क्या होगा? अगर डायरेक्शन बदलेगी तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। डन है? कोई दिक्कत तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। तो एनाइसोट्रॉपिक के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल पूछता है, ये होता है 21। पूरी सॉम में पहली और आखिरी बार एनाइसोट्रॉपिक की बात होती है, केवल यही क्वेश्चन आता है, इसके अलावा हम कोई बात नहीं करते। आपको ये पढ़ना होता है मास्टर्स में जाकर के, जैसे मैंने आपको पहले बोला ना हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ आपके लेवल तक, आपका लेवल डिप्लोमा के हो, आप बीटेक के हो, बीटेक लेवल तक आपको आइसोट्रॉपिक में खेलना होता है। उसके बाद अपन आइसोट्रॉपिक में मास्टर्स वगैरह पीएचडी वगैरह में जाते हैं। देन
तो एनाइसोट्रॉपिक में इंडिपेंडेंट वेरिएबल याद रहेंगे 21, बहुत बार आता है। ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल क्या होते हैं? ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल होते हैं बर्गर। बर्गर खाते हैं? हाँ। नहीं, हम बिल्कुल एनाइसोट्रॉपिक को होमोजेनस नहीं कह सकते भाई, दोनों की परिभाषा में ही अंतर है। जब हम आइसोट्रॉपिक की बात कर रहे हैं तो एक पॉइंट पे करते हैं, एनाइसोट्रॉपिक की बात कर रहे हैं तो एक पॉइंट पे करते हैं, एट गिवन पॉइंट, ये मत भूलिएगा, एट गिवन पॉइंट, है ना। और जब होमोजेनस की बात करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे बात करते हैं। तो कंपैरिजन आइसोट्रॉपिक एंड एनाइसोट्रॉपिक का है। होमोजेनस एक अलग ही चीज हो गई ना। होमोजेनस का क्या मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे देखेंगे तो इलास्टिक प्रॉपर्टी बदल जाती है, सॉरी सेम रहती है ना। अगर डायरेक्शन बदलते हैं तब इलास्टिक प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, लेकिन ये हम अलग अलग पॉइंट पे जाकर के देखते हैं। क्लियर है राकेश? है ना, ये बहुत अच्छी कंफ्यूजन होती है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है डेफिनेशन में कि डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टी किसकी होती है, और हमेशा ऑप्शन में होमोजेनस एनाइसोट्रॉपिक दोनों रहता है। तो क्या लगाओगे? एनाइसोट्रॉपिक लगाओगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन के साथ जब बात हो रही है तो कंपैरिजन आइसोट्रॉपिक के साथ चल रहा है। अंडरस्टूड सबको? वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, ऑर्थोट्रॉपिक क्या होता है? ऑर्थोट्रॉपिक होता है बर्गर, सैंडविच। ये क्या कह रहे हो सर? दुनिया में कोई भी चीज लेयर में बनाई जाती है, जब लेयर समझते हो, जैसे बर्गर क्या है, एक बर्गर रखा, बर्गर को पाव रखा, है ना। क्या बोलते हैं उसको? बर्गर के ब्रेड को बर्गर ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बन बोलते हैं, बन, है ना। तो बन रखा, बन के ऊपर टमाटर रख दिया, एक लेयर और हो गई। फिर एक लेयर प्याज रख दिया। फिर अब कोई कहेगा भाई प्याज भी खाते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, एक टमाटर भी रख दिया, टमाटर के ऊपर टिक्की रख दी, फिर बंद कर दिया, कई सारी लेयर बन गई। वो क्या हो गया? वो ऑर्थोट्रॉपिक हो गया। जैसे सैंडविच हो गया, ब्रेड रखा, ब्रेड के ऊपर वही चीज पीस लगा दी, चीज रख दी, ये रख दिया, वो रख दिया, क्या बन गया? वो ऑर्थोट्रॉपिक बन गया। आपने प्लाईवुड का नाम सुना होगा, आप शायद जो क्लास में बैठे हैं आप लोग प्लाईवुड पे बैठे हैं। प्लाईवुड में क्या होता है? लेयर से लेयर चिपका चिपका के जोड़ दिया, क्या बन गया? लेयर मटेरियल है, क्या हो गया? ऑर्थोट्रॉपिक हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? है ना। नेचुरल अगर मैं बात करूं, भगवान ने ऑर्थोट्रॉपिक ग्रेफाइट बनाया है। कभी ग्रेफाइट को दे तो वो छिलके छिलके में होता है, लेयर्स में होता है। कोई भी चीज अगर लेयर्स में है तो वो ऑर्थोट्रॉपिक होती है। पूछा क्या जाता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना होता है? 9 होता है। ध्यान रहेगी ये बात है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। टाइप 1 इस वाले से क्या आएगा? एक तो टाइप 1 में फॉर्मूला ही पूछ लेगा, है ना, घुमा फिरा करके। दूसरा क्वेश्चन ये वाला टाइप 2, जिसमें 2 की वैल्यू दे करके बचे 2 की वैल्यू या बचे किसी एक की वैल्यू पूछ लेगा। टाइप 3 ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला मामला, है ना, आइसोट्रॉपिक, एनाइसोट्रॉपिक और ऑर्थोट्रॉपिक के लिए। क्लियर है? टाइप 4 पे आते हैं। आइए सुनिए मेरी बात को, सुनिए। अब ये बताइए, E इज इक्वल टू 2G1 + न्यू, ठीक है, 2G1 + न्यू। तो ये जो है ये आपका क्या होता है? ये आपका आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए होता है। अब मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूं, ध्यान से देख करके बताइए कि अगर 1 + 2 न्यूटन, इससे नहीं होगा, एक मिनट, E इज इक्वल टू 3K1 - 2 आइए इससे देखते हैं। तो मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर न्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1/2 हो गई तो क्या आपको लगता है कि यहां पे ई जो है वो निगेटिव हो जाएगा? एक बार ध्यान से देख लें, ध्यान से देख लें, हाँ या ना में बताएं। अगर यहां पे म्यू की वैल्यू 1/2 से अधिक हो गई तो क्या यहां निगेटिव आने वाला है? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है? इलास्टिक कांस्टेंट आपका यंग्स मॉडुलस आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर ये नेगेटिव हो जाए तो इसका मायना क्या है? कि वो मटेरियल बिना लोड के डिफॉर्म कर रहा है, मतलब बिना किसी चेंज के वो चेंज हो रहा है, ये तो संभव नहीं है, राइट। तो मोटी मोटी बात क्या है कि आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए कभी भी इलास्टिक कांस्टेंट जो होता है वो निगेटिव नहीं होता। यानी म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1/2 से ज्यादा, 1/2 से ज्यादा
मुमकिन नहीं है। समझ में आ रहा है? 1/2 से ज्यादा मुमकिन नहीं है। तो मुमकिन क्या है? अगर ये मुमकिन नहीं है तो मुमकिन क्या है? ये तो मुमकिन है। ये सुनो, और निगेटिव तो हमने बोला कि हो नहीं सकती, तो 0। तो भैया किसी आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए, किसी आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए, याद रखिएगा, फिर से रिपीट करता हूं, ये बात सिर्फ आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए हो रही है। किसी आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए जो पॉइजन रेशियो की वैल्यू होती है, उसका जो मान होता है वो 0 से 1/2, यानी 0 से 0.5 के बीच में कहीं ना कहीं होता है। इज दैट क्लियर और नॉट? बताइए। ठीक। अब एक बात और सुन लीजिए, पहले यहां तक क्लियर हुआ ये कहां से लॉजिक आया? बोलो। आपने वो 3 फॉर्मूले रटे, देखो कितने क्वेश्चन स्ट्राइक आउट हो रहे हैं, है ना? भर भर के ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। अब एक बात और सुनिए, कभी भी इस सब्जेक्ट में या किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी कांस्टेंट की रेंज मिल जाए कि ये कांस्टेंट की मिनिमम वैल्यू ये है, मैक्सिमम वैल्यू ये है, तो हमेशा उस रेंज पे जरूर बात करिए कि रेंज पे क्या बिहेवियर होता है। ठीक है? तो अगर पॉइजन रेशियो, ध्यान से सुनिएगा, अगर पॉइजन रेशियो की वैल्यू 1/2 है, तो ये किसके लिए होता है? ये मोम के लिए होता है। मोमबत्ती जानते हैं? कैंडल। समझ में आ रहा है? मोमबत्ती, कैंडल, वैक्स, पैराफीन। पैराफीन भी उसी तरीके का मटेरियल होता है, वैक्स की तरीके का। इसका जो पॉइजन रेशियो होता है वो नियरली 0.5 होता है। समझ में आ रहा है? और इसमें क्या स्पेशलिटी होती है? इसमें स्पेशलिटी ये होती है कि इसमें चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है। ठीक है? क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है। मैं अपने आप को रिपीट करता हूं, ये मैं आगे समय आने पे हम एक फॉर्मूला देखेंगे, वहां से मैं इसको प्रूव भी कर दूंगा। अभी आप मान लीजिए, समझ में आ रहा है? अगर कोई मटेरियल का पॉइजन रेशियो एग्जैक्टली 0.5 है तो उसमें वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। और ये बात कहां तक वैलिड है? प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक वैलिड है। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि हम पूरी सॉम ही प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट के अंदर पढ़ रहे हैं। डन है? बताइए, कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को? कभी भी देखो, क्या क्वेश्चन तो कैसा बना है, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन बना देगा और कहेगा चेंज इन वॉल्यूम निकालो, साइड में छोटा सा लिख देगा कि पॉइजन रेशियो है 0.5, यानी आपको कुछ कैलकुलेशन करनी नहीं है, आंसर देना है कि चेंज इन वॉल्यूम क्या है? 0 है। डन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है? 0 है। चेंज इन वॉल्यूम 0 है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0 है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से क्या मतलब हुआ? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हुआ चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। स्ट्रेन क्या होती है? चेंज अपॉन ओरिजिनल। डन है? हाँ बोलिए जी। 0.5 एग्जैक्ट हुआ तो ही। हाँ, अगर 0.5 नहीं दिया तो कैलकुलेट करना। हाँ बिल्कुल। अगर कभी किसी क्वेश्चन में चेंज इन वॉल्यूम आपको निकालने को बोले तो उसका फॉर्मूला अभी तक हमने नहीं देखा है, हम आगे समय आने पे देखेंगे। लेकिन अगर कहीं पॉइजन रेशियो 0.5 हो तो निकालने की आवश्यकता नहीं है, आंसर आपका सीधा सीधा 0 हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? अगर पॉइजन रेशियो की वैल्यू 0 है तो ये भी तो केस हुआ कुछ। तो अगर पॉइजन रेशियो की वैल्यू मेरे भाई 0 है, तो पॉइजन रेशियो की वैल्यू 0 होती है किसके लिए? एक मटेरियल होता है कॉर्क। ठीक है? और मैथमेटिकली अगर हम समझे तो पॉइजन रेशियो क्या था? लेटरल बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो मॉड के अंदर, है ना? यानी अगर पॉइजन रेशियो 0 है तो लेटरल स्ट्रेन 0 है कि नहीं है ना? इसी वजह से कॉर्क का इस्तेमाल आप देखते होंगे कि बोतल के ढक्कनों में होता है। देखते हैं आजकल किसी बढ़िया रेस्टोरेंट में जाओ तो वो कांच की बोतल में पानी देते हैं और उसमें कई बार कॉर्क लगा होता है। यस और नो? महसूस करते हैं, है ना? ठीक है? तो कॉर्क का इस्तेमाल बोतलों की ढक्कन में होता है। अगर आप उसको खोलना हो तो आपको बहुत तेज प्रेशर लगा के उसको खोलना होता है, आराम से नहीं खुलता है। क्लियर है? डन है? चलो बहुत बढ़िया। तो ये सब पूछा जाता है। कभी कभी मतलब आउट ऑफ द ब्लू भी कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे पॉइजन रेशियो की वैल्यू 1/4 से 1/3 होती है मेटल्स के लिए। जो भी मेटल्स होते हैं उनके लिए पॉइजन रेशियो की नियरली वैल्यू यहां से यहां तक होती है। अगर मैं पॉइजन रेशियो की वैल्यू की बात करूं तो 1/3 होता है एग्जैक्टली स्टील के लिए। अगर पॉइजन रेशियो की बात करूं तो 0.2 होता है कंक्रीट के लिए। समझ में आ रहा है? ठीक है? कभी कभार पूछ लेता है। ठीक है? तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रख लें, है ना? कौन सा टाइप हो गया वो सेम, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो ये उसी का आउटकम ये भी निकल के आया।
देख रहे हो, 3 फॉर्मूले याद रख रहे हो, कितना क्वेश्चन निपट रहे हैं, है ना। इसी तरीके से हमको पढ़ाई करनी होती है। देखिए सारी चीजें आप रट नहीं पाएंगे, लिंक बना बना करके पढ़ेंगे तो रटने में आसानी रहेगी, समझने में आसानी रहेगी, याद रहेगा। ठीक है, रैंडम नहीं रटा जा सकता ये सब, समझ में आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे ये सब कर रहे हैं। आइए, एक आखिरी बात जो इससे आपको देखने को मिलती है। अब भाई एक सवाल मन में और आना चाहिए कि सर कौन बड़ा होता है, ई बड़ा होता है, जी बड़ा होता है, के बड़ा होता है, क्यों, कौन किसके साथ कैसे बड़ा है। तो अब आप ये देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन में देखूं, अब ध्यान से बताइएगा, ई इज इक्वल टू 2g1 + म्यू। अब आप इस इक्वेशन को देख करके बताइए कि ई अधिक है या जी अधिक है, ई बड़ा है या जी बड़ा है, बताइए क्या लगता है। तो भाई एक बार बताओ, अब देखो कुछ चीजें ध्यान से देखिए, पॉइजन रेशियो की वैल्यू 0 से 1/2 तक जाती है। आप यहाँ पे पॉइजन रेशियो की कोई भी वैल्यू रख करके देखिए, जो ई है वो हमेशा, ये क्या हो गया भाई, ई जो है वो हमेशा जी से बड़ा निकल के आ रहा है, यस और नो। किसी भी आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए, किसी भी आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए जो यंग्स मॉडुलस होता है, जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, वो हमेशा शेयर मॉडुलस से अधिक वैल्यू का होता है, शेयर मॉडुलस से अधिक होता है। बताइए, डन है ये बात, क्या इसमें कोई शंका, कोई समस्या, कोई शंका नहीं, कोई समस्या नहीं, वंडरफुल। आइए, अब क्या हम ई और के बीच में इस प्रकार से बिना म्यू की, तो ये बात तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ न्यू के लिए है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ न्यू, हमारी न्यू की कोई भी वैल्यू हो, हमारी न्यू की कोई भी वैल्यू हो, ये बात वैलिड है, एग्रीड, यस और नो, है ना। लेकिन क्या हम के का और ई का रिलेशन बिना न्यू की वैल्यू के कर पाएंगे, देखिए नहीं कर पाएंगे, है ना। तो भाई न्यू की वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो अगर ध्यान से देखना, अगर न्यू की वैल्यू 1/3 रख दूं, तो क्या आप ये महसूस करते हैं कि ई और के बराबर आ रहा है, देखिए देखिए, 3k1 - 2 न्यू, यानी 1 - 2/3, यानी 1 - 2/3 यानी 1/3, 3 निपट गए, तो क्या बना, ई इज इक्वल टू के बना, यस सुनो, बताए। देन अगर मान लीजिए न्यू की वैल्यू मैं 1/3 से कम बोलूं, अगर न्यू की वैल्यू मैं बोलूं कि चलो भाई बताओ न्यू की वैल्यू 1/3 से कम है। अब देखो चीजों को पढ़ा कैसे जाता है, मैं फिर से बोलता हूं, आप हर चीज रट नहीं पाओगे। भाई बोला 1/3 की वैल्यू कम है, तो 1/3 से कम एक वैल्यू मन में सोचिए और रख दीजिए, पता चल जाएगा क्या कम है क्या ज्यादा है ना। वो आसान है ना, वरना कैसे याद रखोगे कि म्यू की वैल्यू जो 1/3 से कम होती है तो ये इससे बड़ा होता है, इससे छोटा होता है, ये तो बनी नहीं, राइम ही खराब है ना। जब म्यू की वैल्यू 1/3 से कम है तो यंग्स मॉडुलस के से ज्यादा है, ऐसा ऐसा बनेगा ये दिमाग में, है ना, कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, स्टील के लिए ई और के सेम रहेगा। जब मैं बोलता हूँ स्टील के लिए वैल्यू 1/3, तो ये हमेशा नियर वैल्यूज होती है, एग्जैक्टली 1/3 हो ये जरूरी नहीं है ना, 1/3 के बहुत नजदीक होती है, राइट। ठीक है, अब आप समझिए कि न्यू की वैल्यू 1/3, तो आप एक वैल्यू अपने मन में इमेजिन करिए, चलिए कोई उदाहरण दीजिए, 1/3 से कम कोई वैल्यू बताइए अतीक, 1/4, 1/3 से कम क्या है, 1/4 है, 1/4 रख के देख लेते हैं। तो अगर मैं म्यू की वैल्यू 1/4 मान लो रख के देखता हूं, तो 1/4 रख के देखो तो ई इज इक्वल टू 3/2 के हो रहा है क्या, भाई 1 - 2 1/2 रख दिया, तो 1 - 2 1/4, यानी 1 - 1/2, यानी 3k/2, यानी कौन ज्यादा है, ई ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है, बताइए। तो मतलब जब म्यू की वैल्यू 1/3 से कम होती है तो यंग्स मॉडुलस के से अधिक होता है। तो भैया ये बताओ, अगर म्यू की वैल्यू 1/3 से ज्यादा हुई तो ई क्या के से कम होगा, डेफिनेटली कम होगा। बोलो, ये 3 इक्वेशन याद रख करके आपने कितने प्रकार के क्वेश्चन निपटे, क्या ये आपको क्लियर है, बताए, है ना। चलिए नोट करिए, अब इतना कोई डाउट है तो बताइए, मेरे को सुन पा रहे होंगे। हाँ, तो युवराज मैं ऑर्थोट्रॉपिक बता रहा था। देखिए ऑर्थोट्रॉपिक का मतलब होता है लेयर्ड मटेरियल्स, ठीक है। लेयर मटेरियल मतलब क्या होता है कि एक
परत के ऊपर दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत। जब भी किसी चीज को आप परतों में बनाते हो, जैसे प्लाईवुड का एग्जांपल दिया मैंने, प्लाईवुड क्या होता है, एक प्लाई के ऊपर दूसरी प्लाई के ऊपर तीसरी प्लाई चौथी प्लाई, तो ऐसे करके हम प्लाई के ऊपर प्लाई रखते जाते हैं, तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है आपका ऑर्थोट्रॉपिक। ओके, उसका यूज क्या, मतलब किसी भी मटेरियल का एक नेचर होता है, समझ रहे हो। जैसे हम घर बनाते हैं तो ईंट के ऊपर प्लास्टर लगाते हैं, ईंट लगाते हैं, है ना। प्लाईवुड का क्या यूज होता है, अगर आप कभी 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 फर्नीचर खरीदने गए हो, आप फर्नीचर खरीदने जाओ, जो नेचुरल वुड होता है वो बहुत महंगा होता है, तो उसका सस्ता ऑप्शन प्लाईवुड होता है ना। तो कई बार इंजीनियरिंग में हमको क्या करना होता है, हमें कॉस्ट एफिशिएंसी भी देखनी होती है ना। तो प्लाईवुड सस्ता होता है, और अगर वो सेम स्ट्रेंथ का काम कर रहा होता है तो हम प्लाईवुड यूज करते हैं कई बार, है ना। तो यूज क्या है, हर मटेरियल का अपना अपनी जगह यूज है। जैसे कई जगह पे आप लेयर्ड मटेरियल नहीं यूज कर सकते हो, भाई स्टील की अपनी प्रॉपर्टी है। स्टील मान लो किसी एक मटेरियल से, प्लास्टिक से महंगा स्टील है, लेकिन कई जगह क्या स्टील का काम प्लास्टिक कर देगा, नहीं कर पाएगा। कई जगह प्लास्टिक का जरूरी है, वहां प्लास्टिक का काम स्टील नहीं कर पाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो हर चीज का मटेरियल का अपना अपनी जगह पे यूज है। देन चलो, अब मुझे एक बार बताओ, आज की क्लास समझ में आई आप लोगों को, कोई दिक्कत डाउट समस्या है ना। तो आज का सेशन तो एंड करते हैं अब, है ना। और फिर इसके आगे की बात फिर नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है, मतलब कल करेंगे, है ना। आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह मिल जाएंगे, है ना। वो होपफुली मैं कल या तो ऐप पे अपडेट कर दूंगा या आपको भेज दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन साथ में करते जाना है, ठीक है। अभी पहली क्लास है, 2 घंटे क्लास में इतना क्वांटिटी नहीं मिलती है शुरुआती क्लास में कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप कर पाए। तो आज आप पुराना सब्जेक्ट जो भी है रिवाइज करें, है ना। मैंने मैकेनिक्स के आपको क्वेश्चन शेयर किए थे, आई होप अभी तक हो गए होंगे। कोई बात नहीं, जो एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चन है वो अभी छोड़ दीजिए, जो रिलीवेंट क्वेश्चन है वो तो कर लीजिए, ठीक है। तो वो सब करते रहिए, मैं आप लोगों को भी शेयर कर दूंगा मैकेनिक्स के क्वेश्चन, वो कर दीजिए। मैं फिर उसका एक बार आप पूरी तरह अटेम्प्ट कर लें, मैं उसके सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही रखें, है ना। चलो बाय, गुड नाइट, है ना, ठीक है। और फिर कल मिलते हैं।